दोस्तों मैं कई सालों से ETF में ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने इस जर्नी में ETFs को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं एनहांसमेंट्स करता रहता हूँ अपनी स्ट्रैटेजीज़ में और आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो उसी से रिलेटेड जो मैं एक बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था उसकी स्ट्रैटेजी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 ETF का निफ्टी 20 का चार्ट। ये एक साल का चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि पिछले साल अप्रैल से लेके जुलाई तक निफ्टी 20 ऊपर गया था, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करते करते एक पीरियड आया जब वो कई सारे महीने के लिए ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और फिर ये वॉर आने के दौरान ये तेज़ी से गिरा और अब यहाँ पे रिकवरी आ रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे मोमेंटम आए हैं, कभी वो फ्रीज हो गया है मोमेंटम उसमें और कभी फिर वो नीचे की तरफ गया है, मोमेंटम चला गया है और फिर से उसमें मोमेंटम आ रहा है। तो आज के वीडियो में मैं यही चीज़ को आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इस मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम किसी ETF में बने रह सकते हैं जब तक उसमें मोमेंटम हो और फिर कब उसमें से एग्जिट करना है प्रॉफिट लेकर। तो दोस्तों इसके बेसिस पे मैंने बनाई है ETF की 28 SMA मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो आज के वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। ये मेरी बहुत डीप रिसर्च के बाद मैंने बनाई है, बहुत समय लगा मुझे इस पर रिसर्च करने के लिए। तो जो चार्ट मैंने अभी आपको निफ्टी 20 का दिखाया था वही चीज़ मैंने कई सारे ETFs में ऑब्जर्व करी इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद। तो उसके बेसिस पे इस स्ट्रैटेजी का आविष्कार हुआ है। तो इसमें मेन 3 पॉइंट्स क्या हैं? एक ऐसा मेथड जिसमें हम प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकें जब तक कि ETF में मोमेंटम बना हुआ है और जब मोमेंटम ख़त्म हो जाए तो हम उसमें से एग्जिट कर लें और अगर एग्जिट प्रॉफिट में नहीं हो रहा है तो हम उसमें एवरेजिंग करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब वो फिर से मोमेंटम के साइंस दिखाने लगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं जो मेरी बैक टेस्टिंग में मैंने देखे। पिछले 2 साल की बैक टेस्टिंग करी। बेसिकली मैंने देखा कि 2 साल पहले मार्च में 2024 में और अभी के मार्च में निफ्टी में हार्डली कोई मूवमेंट हुआ क्योंकि निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो ऑलमोस्ट ना के बराबर मूवमेंट हुआ है। तो इस बीच अगर हमने ये स्ट्रैटेजी से ट्रेड किए होते और मोमेंटम के साथ ट्रेड किया होता तो क्या रिजल्ट्स आए होते, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। तो यहाँ मेरी बैक टेस्टिंग शीट में कॉलम ओ पे फोकस कीजिए, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है। तो जब भी हमने बाय किया इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से और फिर उसमें से सेल किया, जब तक मोमेंटम बना रहा हम बने रहे और एग्जिट जब आया तब हमने सेल किया, तो उसके हिसाब से देखिए कई सारी बार हमने कभी 16% प्रॉफिट, कभी 22%, 21%, 23% और नीचे थोड़ा और जाएं तो इससे भी बड़े बड़े परसेंटेज हमने कई बार अर्जित किए हैं। 56%, 28%, 38%, 32% और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम मोमेंटम का फ़ायदा उठाया। हमने एग्जिट तब तक नहीं किया जब तक मोमेंटम बना हुआ है और जब मोमेंटम ख़त्म होते हुए दिखा हमने एग्जिट किया। तो वही सब आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या है और फिर मैं आपसे गूगल शीट शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके हिसाब से बाइंग, सेलिंग, एवरेजिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो जो वर्जन मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो सीधे सीधे मेरे को नहीं मिला, मुझे उस पर काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। तो मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी RSI बेस्ड मोमेंटम से। तो मैंने देखा कि ETF में RSI के बेसिस पे हम अगर मोमेंटम से ट्रेड करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आए होते। तो उसकी पूरी मैंने 2 साल की बैक टेस्टिंग करी। उसमें रिजल्ट्स मुझे इतने कुछ खास नहीं आए, जो कि हम ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर कुछ चेंज हुआ नहीं, तो उसको मुझे गिव अप करना पड़ा। फिर मैंने चेक किया कि अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA के बेस पे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट्स आए होते। तो मैंने स्टार्ट किया 100 SMA से, उसके रिजल्ट्स देखे तो उसमें भी मुझे उतने बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिले और फिर चार्ट पे भी मैं साथ साथ में देखता रहूं तो मुझे 28 SMA पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। और वही है आज की स्ट्रैटेजी कि ETF में 28 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम कैसे मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये 28 SMA कहाँ से आया, 100 सुना, 50 सुना, 20 सुना, लेकिन ये 28 नहीं सुना। तो बेसिकली ये मेरा पर्सनल रिसर्च का ही पार्ट है। ये मैं पिछले 2 सालों से यूज़ भी कर रहा हूँ, कई सारे स्टॉक्स में मैंने यूज़ किया इसे मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए और फिर फाइनली मैंने देखा कि ETFs में भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो वही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28 SMA की स्ट्रैटेजी। तो आइए आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, 28 SMA मोमेंटम स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि किस दिन किसी ETF का प्राइस उसके 28 SMA के ऊपर क्लोज हुआ। ये पहले दिन की क्लोजिंग हुई। फिर उसके बाद अगले दिन भी हम चेक करेंगे कि क्या वो अभी भी 28 SMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है या नीचे चला गया है। तो एक क्लोजिंग से काम नहीं बनेगा, हमें 2 क्लोजिंग चाहिए 28 SMA के ऊपर।
और फिर हम उसे बाय कर लेंगे। ये चार्ट पे आपको दिखाता हूँ और अच्छे से समझाने के लिए। तो निफ्टी 20 का ही चार्ट यूज़ कर लेते हैं, जो एक साल का मैंने आपको चार्ट दिखाया था वही मैंने यहाँ पे खोल दिया है। और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो है 28 SMA, 28 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 28 SMA के नीचे चल रहा था प्राइस, और फिर 18 मार्च 2025 को वो पहली क्लोजिंग देता है हमें उसके ऊपर, और 19 मार्च 2005 को दूसरी क्लोजिंग आ जाती है, यानी कि यहाँ 19 मार्च की क्लोजिंग पर हम उसे बाय कर लेते। तो बाइंग समझ में आ गई कहाँ पे करनी है, जब प्राइस नीचे हो उसके बाद 2 दिन जब लगातार वो 28 SMA के ऊपर क्लोज हो जाए तो हमारा बाय ट्रिगर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हेन द प्राइस गोज बिलो 28 SMA एंड स्टेज बिलो इट फॉर 2 days, इसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन। मतलब 28 SMA के ऊपर चल रहा था, फिर 28 SMA के नीचे क्लोज हुआ एक दिन, और फिर अगले दिन भी उसी के नीचे रहा, क्लोज हुआ, तो उसमें ब्रेक डाउन आ गया है। तो हमेशा हम 2 दिन को ट्रैक करेंगे, एक दिन के क्लोजिंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार जिगजैग होता है एक दिन का, इसलिए हमें एक दिन को इग्नोर करना है। तो 2 दिन जब वो लगातार नीचे रहेगा 28 SMA के ऊपर से नीचे आया, 28 SMA के ऊपर था, फिर वो नीचे क्लोज हुआ, फिर एक और दिन नीचे क्लोज रहा, तो वो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब उसमें मोमेंटम खत्म होते हुए दिख रहा है, तो हम उसमें एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन इफ़ द प्रॉफिट इज लेस देन टारगेट परसेंट वी डू नॉट सेल इट। ठीक है, तो हमारा टारगेट परसेंट यहाँ पे 3.14% मिनिमम रहता है, जो महेश सर मेरे गुरुजी उन्होंने पाई की वैल्यू के आधार पे हमें टारगेट सेट करना सिखाया था, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3.14%। तो उससे अगर नीचे होता है तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली हम इसमें लॉस में एग्जिट नहीं करने वाले हैं और मिनिमम प्रॉफिट से नीचे एग्जिट नहीं करने वाले हैं। तो अगर 3.14% या उससे ऊपर होता और ब्रेक डाउन आ गया होता तो हम एग्जिट कर लेते, नहीं तो हम उसे होल्ड करके रखते। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने 19 मार्च को बाय किया था, उसके बाद फिर 7 मार्च को उसकी एक क्लोजिंग आई नीचे SMA के, और 8 मार्च को भी वो उसके ही नीचे क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ पे हमारा एग्जिट आता। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ बाय किया था ऊपर और एग्जिट आ रहा है नीचे नेगेटिव में, तो हम एग्जिट नहीं करते, क्योंकि हम लॉस में बुक नहीं करेंगे। ETF को हम लॉस में कभी बुक नहीं करते हैं, हम उसे होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमें पता है देर सवेर ETFs बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये बास्केट होते हैं शेयर्स के, कोई इंडिविजुअल शेयर नहीं है कि उसके फंडामेंटल ख़राब हो गए तो गिरता गया गिरता गया गिरता ही चला जाएगा। ये बास्केट ऑफ शेयर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कोई शेयर गिर रहा होगा, कोई शेयर बढ़ रहा होगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म में बढ़ने की ही टेंडेंसी रखते हैं। तो हम नेगेटिव में एग्जिट नहीं करेंगे, तो यहाँ हमने एग्जिट नहीं किया होता। उसके बाद क्या हुआ होता, फिर से हम देखते हैं यहाँ पे SMA के ऊपर ब्रेकआउट हो गया है, 2 दिन की क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास। तो पिछला प्राइस हमारा यहाँ पे था और जो नया प्राइस है वो यहाँ कहीं है 2% ऊपर। तो हमारे पिछले परचेज प्राइस से ऊपर ये ब्रेकआउट आया दोबारा, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एवरेजिंग कब करते हैं हम। आफ्टर दैट व्हेन इट अगेन गोज अबव 28 SMA एंड स्टेज अबव इट फॉर 2 कंटिन्यूस डेज, तो अगेन ब्रेकआउट हो जाता है वहाँ पे 28 SMA के ऊपर, and the notional loss from last purchase price is more than -5%, we average it out। तो जो हमने पिछला बाय किया था जिस प्राइस पे, और अब जो नया बाय प्राइस आ रहा है ब्रेकआउट होने के बाद, अगर वो 5% या उससे ज़्यादा गिरा हुआ है तो ही हम एवरेज आउट करेंगे। अगर उससे कम गिरा हुआ है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो अराउंड जो हमने प्राइस पे परचेज किया था उसी प्राइस पे दोबारा उसी के आसपास ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे जब दोबारा से ब्रेकआउट हुआ हम उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो अब का परचेज प्राइस आ रहा है वो पिछले परचेज प्राइस के कंपैरिजन में ऊपर है, तो हम दोबारा और बाय नहीं करेंगे, इसको अब हम ट्रेल करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ से बाय किया था, अब ट्रेल होते 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 अब हम देखेंगे कि 28 SMA का ब्रेकडाउन कब हो रहा है। अब मैंने आपको 2 कैंडल्स का बात क्यों कही, यहाँ पे देखिए एक क्लोजिंग यहाँ नीचे आ गई है 28 SMA के, हम यहाँ एग्जिट नहीं करते, क्योंकि अगले ही दिन वो फिर से 28 SMA के ऊपर चला गया, फिर से एक क्लोजिंग 28 SMA के नीचे आई, और फिर 19 जून को 2 दिन लगातार SMA के नीचे क्लोजिंग हुई है, यानी कि यहाँ पे हमारा एग्जिट आ जाता। तो यहाँ से हमने बाइंग शुरू करी और यहाँ पे जाके हमारा एग्जिट आता 8.33%। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी ETF हमने खरीदा था वो सब कुछ बेच के एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से यहाँ ब्रेकआउट आ गया तो हम दोबारा परचेज कर लेते हैं 2 दिन बाद। तो परचेज करते वक्त हम सिर्फ इतना ट्रैक करते हैं कि जो प्राइस है वो SMA के नीचे था और उसके बाद 2 दिन लगातार SMA के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि फिर से उसमें मोमेंटम आ गया, तो हम उसे परचेज कर लेते और फिर उसे ट्रेल करते हुए चलते, और वही रूल जो अभी मैंने आपको बताया वो फॉलो करते रहते हैं।
ठीक है, तो बाइंग कब करनी है समझ में आ गया, सेलिंग कब करनी है समझ में आ गया, एवरेज आउट कब करना है वो भी समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है कि एवरेज आउट जब हम करते हैं कितने अमाउंट से एवरेज आउट करना है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हम यूज़ करेंगे। तो अगर हमारी पोजीशन ओपन है और प्राइस गिर गया है और अब जो नया 28 SMA के ऊपर ब्रेकआउट आया है वो वाला प्राइस हमारे लास्ट परचेज प्राइस से 5% से ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ही हम एवरेज आउट करेंगे। ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। अब किस अमाउंट से एवरेज आउट करेंगे वो यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि हमने जो पहला बाय किया था वो 15,000 रुपीज़ से किया, उसको पहले हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10 हो गया 1500, ये हो गया हमारा एक पार्ट। तो यहाँ पे नोशनल लॉस हम मान लेते हैं n, और ये मानते हैं एग्जांपल में कि जब दोबारा से 28 SMA के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हमारा नोशनल लॉस पिछले बाई प्राइस के कंपैरिजन में था -8%। ठीक है, हम एवरेज प्राइस को कंसिडर नहीं करते। अगर हमने मल्टीपल टाइम ऐसे बाई किया है तो एवरेज प्राइस को नहीं, हम सिर्फ लास्ट बाई से ट्रैक करेंगे कि हमारा प्रेजेंटली कितना गिरा हुआ है जब दोबारा से 28 SMA ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा -8% हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं। तो परचेज अमाउंट फॉर एवरेजिंग कैसे निकालेंगे, तो ये जो n है जो गिरा हुआ परसेंटेज है उसे -2% से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए ये जो हमारा 1/10 पार्ट आया है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी कि B। तो हमने एग्जाम्पल में माना कि 8% गिरा हुआ है, उससे 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4, उसे मल्टीप्लाई किया 1500 तो टोटल हो गया 6000। यानी कि इस केस में हम 6000 रुपीज़ और इन्वेस्ट कर देते और बाय कर लेते वही सेम ETF एवरेज आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन शीट में मैंने ऑटोमेटिकली लगा रखी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे एवरेज आउट का कैलकुलेशन निकलता है, कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। अब कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि कुछ ETFs होते हैं जो बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं और फिर बड़ी तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। तो उन ETFs के साथ कैसे डील करना है, उन ETFs में हम 28 SMA ब्रेकआउट पे तो हमेशा बाय करेंगे, बाइंग की कंडीशन नहीं बदल रही है, लेकिन उन ETFs में हम सेलिंग करेंगे एक अलग स्टाइल में। तो हम उन ETFs को एग्जिट करेंगे जब वो बहुत तेज़ी से राइज कर रहे हैं। तो जैसे ही वो पहला रेड कैंडल बनाते हैं, यानी कि उसकी आज की क्लोजिंग अगर कल की क्लोजिंग से नीचे है तो वो एक रेड कैंडल बनता है, तो हम उसे एग्जिट कर देंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो ETFs बड़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं ना वो बड़ी तेज़ी से नीचे भी आते हैं। तो उसमें अगर हम 28 SMA ब्रेकडाउन का वेट करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा पोर्शन जो प्रॉफिट का आ सकता था वो हम लूज़ कर देते हैं। इसलिए वहाँ पे एग्जिट का थोड़ा सा सिनेरियो हम चेंज कर देते हैं। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ऐसे नहीं कि कॉमनली होता रहेगा, बहुत रेयर केसेस में होता है। जो मैंने 2 साल की बैक टेस्टिंग करी उसमें 3-4 ही ऐसे एग्जाम्पल आए जब ऐसा हुआ था, अदरवाइज मोस्टली 28 SMA के ब्रेकडाउन तक ही जा रहा था सबका सीन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैकटेक का जो ETF है हमने 27 अगस्त 2024 को बाय किया होता, उसमें ये सिनेरियो हुआ था कि वो 56% ऊपर गया था बड़ी तेज़ी से, और उसके बाद 28 SMA ब्रेकआउट होने तक उसने काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन अपना प्रॉफिट का लूज़ कर दिया था। लेकिन अगर हमने इस वाले मेथड से एग्जिट किया होता कि रेड कैंडल बने तो हम एग्जिट करेंगे, तो हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकते थे। ये एग्जाम्पल देखते हैं, मैकटेक का खोलते हैं। तो दोस्तों ये है मैकटेक का ETF जो चाइना के बाज़ार पे आधारित है, यानी कि इंटरनेशनल ETF है। तो इस एग्जाम्पल में हम 27 अगस्त 2024 को देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ देखिए 23 अगस्त को नीचे था SMA से प्राइस, उसके बाद 27 अगस्त को 2 बार लगातार क्लोजिंग हुई 28 SMA के नीचे, यानी कि यहाँ पे हम उसे परचेज कर लेते। और कुछ समय बाद उसने देखिए कितनी तेज़ी से मूव किया, सीधा 56% हो गया विद इन लाइक 40 डेज। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारी शीट ट्रैक करती है कि कौन ऐसा तेज़ी से बढ़ने वाला ETF है। और जैसे ही उसकी रेड कैंडल बनी यहाँ पे 7 अक्टूबर को, हम यहाँ 56% पे उसे एग्जिट कर देते। और उसके बाद देखिए वो तेज़ी से नीचे भी आ गया, और अगर हम 28 SMA ब्रेकडाउन का वेट करते तो हमारा काफ़ी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट चला जाता। तो ऐसे वाले ETF शीट हमारी ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगी कि कौन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनमें हमें एग्जिट करा देगी इस कंडीशन के आधार पे। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेट कर रखा है मैंने शीट में, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताना चाहता था कि ऐसे भी रेयर सिनेरियोज आते हैं। गोल्ड और सिल्वर के आप चार्ट्स देखेंगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे ऐसे रेयर सिनेरियोज आए हैं, तो वहाँ पे भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाए होते अगर ये फॉलो करते। रेगुलर में हम ये फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है तो हम रेड कैंडल पे एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम उसमें अर्ली एग्जिट ले लेंगे और उसके बाद भी मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए हम वहाँ पे 28 SMA ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। लेकिन जहाँ बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ वहीं पे हम ये वाला मेथड लगाते हैं, और शीट
ऑटोमेटिकली ट्रैक करती है। बेसिकली फास्ट मूवमेंट मैंने कैसे ट्रैक किया है कि अगर एक महीने की ग्रोथ उसकी 18% है तो उसे मैं फास्ट मूवमेंट कंसिडर करता हूँ। एक महीने में ही कोई 18% ETF बढ़ जाए तो वो फास्ट मूवमेंट है, और वो बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस दिन उसने पहला साइन दिखाया कि वो घटने लगा है, क्योंकि उसके बाद मोस्टली वो बहुत तेज़ी से घटता है, तो वहाँ हम रेड कैंडल बनने पर एग्जिट कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हम बॉटम पर नहीं खरीद पाएंगे, कोई भी चीज़ हम टॉप पर नहीं सेल कर पाएंगे। हमेशा ये होगा कि जब हम खरीद रहे हैं तो थोड़ा बॉटम से आपको ऊपर दिखाई देगा खरीदते हुए, और जब भी हम सेलिंग कर रहे हैं ऊपर से थोड़ा नीचे दिखाई देगा टॉप से। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ बॉटम बनने वाला है, कहाँ टॉप बनने वाला है, तो इसलिए हम बॉटम और टॉप के पीछे कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है ट्रैक करना और पता लगाना कि कहाँ बनेगा बॉटम, कहाँ बनेगा टॉप। इसलिए हम इस मेथड से जाते हैं, क्योंकि हमें ये अच्छा खासा आइडिया दे देता है ओके अब बॉटम से ऊपर रिवर्सल हो रहा है, बाय कर लो जब ब्रेकआउट आए, और जब ये टॉप से नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है सेल कर दो अगर आप प्रॉफिट में है। और ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी से हम काफ़ी प्रॉफिट लूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाऊंगा, आप अमेज हो जाएंगे कि ये वाला जो मेथड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को भी बीट कर रहा है। तो आइए चलिए बैक टेस्टिंग देखते हैं, आपको बताता हूँ आप खुद की बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है। तो दोस्तों ये है ETF 28 SMA मोमेंटम फीफो वाली शीट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें आप देखेंगे नीचे एक टैब है बैक टेस्टिंग, यहाँ पे जाके आप इंडिविजुअल ETFs की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ निफ्टी 20 का ETF डाला हुआ है, तो जो येलो में सेल दिख रहे हैं आपको वहाँ पे आप डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक कोड लिखा है, सॉरी ये ETF कोड होना चाहिए। तो यहाँ हम निफ्टी 20 का कोड डालते हैं, और फिर जिस दिन से हमें बैक टेस्टिंग स्टार्ट करनी है वो यहाँ स्टार्ट डेट में डालते हैं। एंड डेट ऑटोमेटिकली जो भी आज की डेट होगी उससे एक दिन पहले की डेट यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए मैंने ये येलो में नहीं दिया है। इन केस आपको किसी फिक्स्ड एंड डेट तक ही बैक टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे मैनुअली डेट टाइप कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आज तक के सिनेरियो में क्या रिजल्ट आया होता वो मैं देखना चाहता हूँ, स्टार्ट से लेके आज तक। तो ये यहाँ पे एंड डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कितने अमाउंट से हम पर बाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ रहा है, 15,000 मैंने डाला हुआ है। टारगेट 3.14% हम रखते हैं, इसको आप बढ़ा घटा के देख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन 3.14% है जो मेरी बैक टेस्टिंग के आधार पे मैंने निकाला है। और एवरेजिंग लेवल -5%, मतलब -5% से अगर नीचे है तो ही हम एवरेजिंग करेंगे, प्रोवाइडेड कि एवरेजिंग की ब्रेकआउट कंडीशन पूरी हो रही हो। लेकिन अगर उससे कम दूरी पर है हमारा नया बाई प्राइस, जब 28 SMA ब्रेकआउट हो रहा है, तो हम एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो निफ्टी 20 के रिजल्ट्स 1 मार्च 2024 से लेके 9 अप्रैल 2026, जो कि लगभग 2 साल का पीरियड है, उसमें हमें यहाँ पे देखिए मैक्स इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट, तो जो भी हम पॉकेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैंने यहाँ ट्रैक किया है। और इस बैक टेस्टिंग में मैंने क्या किया है, हम पहले दिन बाय करते हैं 15,000 के लगभग, जब भी इसमें 28 SMA का ब्रेकआउट आता है। उसके बाद हम प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहते हैं जब तक 28 SMA ब्रेकडाउन ना आ जाए। जो भी रूल्स मैंने अभी तक आपको समझाए उसके हिसाब से ट्रेल करते हैं, और फिर हम एग्जिट कर देते हैं अगर प्रॉफिट में हो और हमारा मिनिमम प्रॉफिट 3.14% मीट हो रहा। अगर उससे कम हो तो नहीं करते हैं हम, फिर उसके बाद एवरेजिंग का वेट करते हैं और फिर उसे ट्रेल करते रहते हैं जब तक हम प्रॉफिट में एग्जिट ना करें। और उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है तो अगला परचेज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे इस बैक टेस्टिंग में, वो जो हमारा प्रॉफिट बुक हुआ था प्लस जो हमने 15,000 एलोकेट किया है, दोनों को ऐड करके वो हम फर्स्ट परचेज करते हैं। और जो एवरेजिंग करते हैं वो हमेशा 15,000 के 1/10 पार्ट के साथ ही करेंगे, भले ही हमारा फर्स्ट परचेज अमाउंट लाखों में भी चला जाए, क्योंकि अगर आप इसे 15-20 साल के लिए टेस्ट करेंगे तो वो लाखों में भी चला जाएगा। लेकिन एवरेजिंग के लिए मैंने वहाँ 15,000 ही रखा है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पॉकेट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो, हम अपने लिमिट्स के अनुसार ही इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है, तो मैक्स इन्वेस्टेड यहाँ पे गया 19,629। और क्योंकि हर बार तो मैक्स इन्वेस्ट नहीं होता है, कभी 15,000 तक ही इन्वेस्ट होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जो हम यहाँ टेबल में देख भी सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टेड पहली बाय में लगभग 15,000 हुआ, उसके बाद वो सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ रहा है कि 1 अप्रैल 2024 को वो बाय हुआ, किस प्राइस पे बाय हुआ, कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, क्या अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, और फिर कितनी तारीख को उसकी सेलिंग हुई। 6 अगस्त 2024 को, जो कि ग्रीन कलर में रो आ रही है वो सेलिंग की है, और जो वाइट कलर में है वो बाइंग की रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जिट हो गया और 7.82% पे एग्जिट हुआ। तो इसकी बेसिकली हर एक दिन की बैक टेस्टिंग कहाँ हो रही है, ये तो समरी है रिजल्ट्स की। अगर राइट हैंड साइड में हम जाते हैं, यहाँ पे बैक टेस्टिंग डेटा है, तो जो भी डेट्स हम जो भी ETF कोड डालते हैं उसका डेट और क्लोज गूगल फाइनेंस से डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली शीट में, और फिर शीट यहाँ पे 28 SMA निकालती है, उसको चेक करती है किस दिन ब्रेकआउट हो रहा है, किस दिन ब्रेक डाउन हो रहा है,
कब बाइंग करना है, कब एवरेजिंग करना है, तो थोड़े एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2024 को ब्रेकआउट हुआ है, उससे पहले कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था तो कोई बाइंग नहीं हुई। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ मतलब 28 SMA के ऊपर 2 दिन तक लगातार क्लोजिंग आई है, वो है ब्रेकआउट। यहाँ आप देखेंगे कि 27 मार्च को जो क्लोज प्राइस था वो 28 SMA से नीचे था, उसके बाद 28 मार्च को 28 SMA से एक दिन ऊपर हुआ क्लोज, और फिर 1 अप्रैल को एक और बार 28 SMA से ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि 2 क्लोजिंग जब हमारी आ गई तो हम इसे ब्रेकआउट मानते हैं। तो वो हो गया हमारा ब्रेकआउट, और यहाँ पे इसने न्यू बाय कर लिया। क्लोजिंग प्राइस पे मैंने यहाँ पे ट्रैक किया है कि न्यू बाय किया है। बाइंग की डेट आ गई, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाय की, कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी, टोटल इन्वेस्टेड, उनका एवरेज प्राइस, लास्ट बाई प्राइस क्या था, वो इसलिए कि हम ये ट्रैक कर सकें कि नेक्स्ट एवरेजिंग लास्ट बाई प्राइस के हिसाब से कहाँ पे आ रही है। गेन परसेंटेज फ्रॉम लास्ट बाई प्राइस एंड ओवरऑल नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि एग्जिट हम ओवरऑल नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से करेंगे, लेकिन जो हमारी एवरेजिंग है वो हम लास्ट बाई प्राइस के हिसाब से ट्रैक करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों परसेंटेज यहाँ पे निकाली हुई है। फिर जिस दिन एग्जिट आएगा यहाँ पे एग्जिट लिखा आ जाएगा, ग्रीन कलर में वो रो आ जाएगी, कितना प्रॉफिट अमाउंट हुआ वो आएगा, कितने दिन लगे हमारा पहले बाई से लेके एग्जिट होने तक वो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट बाई की डेट यहाँ पे ट्रैक हो रही है। ओके, अभी आगे के कॉलम्स समझाता हूँ आपको। तो यहाँ 1 अप्रैल को ब्रेकआउट हुआ, हमने बाय कर लिया। अब यहाँ पे इस प्रॉफिट परसेंटेज को चेक कीजिए, ये ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे नेगेटिव में भी गया है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर आएगा जो भी हमने टारगेट परसेंटेज यहाँ सेट कर रखी है येलो कलर में E3 में 3.14%, उससे ऊपर जब जाएगा तो ये ग्रीन कलर में दिखाएगा, ताकि हमें विजुअली पता चल जाए ओके कब कब वो उससे ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ऊपर भी गया, और 6.28, 7%, 8.4, 8.88, 9%, 10%, 11%, और फाइनली एग्जिट आया हमारा 7.82%, क्योंकि इस दिन हमारा ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि 28 SMA के नीचे क्लोजिंग आ गई 2 दिन लगातार, तो वो ब्रेक डाउन है। तो जैसा मैंने कहा कि हम कभी बॉटम में बाय नहीं कर पाएंगे और टॉप में भी सेल नहीं कर पाएंगे। होने को तो ये 11.48% गया था, लेकिन हम इसे एग्जिट 7.82% पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रेक डाउन का वेट करना ही होता है। और कोई बात नहीं, हम तो 3.14% सोच रहे हैं, यहाँ पे तो हमें उससे डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला, तो उस चीज़ से हमें खुश होना है कि हमें क्या मिला, क्या मिस कर दिया उसके लिए दुखी होने लगे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं दुखी होने के लिए। तो मैं तो हमेशा फोकस करता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए था और मुझे कितना मिला, और उसके हिसाब से खुश हो जाता हूँ। तो यहाँ एग्जिट आ गया, ये ग्रीन रो में दिखा रहा है हमें एग्जिट हो गया, कितना प्रॉफिट अमाउंट आया, कितने दिन लगे सेलिंग के लिए, वो हो गया। अब यहाँ जो कंपाउंडेड अमाउंट फॉर री इन्वेस्टमेंट है वो पहले 15,000 था, अब उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर दिया हमने 1,165, तो वो बन गया 16,165। तो जब नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा तो 16,165 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि कुछ ही दिनों बाद ब्रेकआउट आ गया और हमारा 15,917 इन्वेस्ट हो गया। क्योंकि जो भी हमारा अमाउंट होता है उससे हम कम इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उस अमाउंट से कम है। तो अब वो वाला ट्रैक हो रहा है। उसके बाद ये देखिए प्रॉफिट में आया, फिर नेगेटिव में भी चला गया, उसके बाद फिर और बहुत नेगेटिव में चला गया, और इसमें यहाँ पे एवरेजिंग आ गई। क्योंकि एवरेजिंग कब आएगी, अगेन जब ब्रेकआउट हुआ है प्लस जो हमारा सेट लेवल है, यहाँ पे हमने कितना लेवल सेट किया है एवरेजिंग के लिए, -5%। तो -5% से ज़्यादा गिरा हुआ था, इसलिए हम एवरेजिंग करेंगे यहाँ पे। और एवरेजिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। जितना भी हमारा नोशनल लॉस है उसे -2% से डिवाइड कीजिए, जो नंबर आएगा उसे 1/10 अमाउंट जो भी आपने पहले इन्वेस्टमेंट में किया है उसके 1/10 अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये शीट ऑटोमेटिकली यहाँ बैक टेस्टिंग में कर रही है, और 4,877 इन्वेस्ट हो गया। इससे थोड़ा पीछे जाएँ तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट आया था, लेकिन हमारा नोशनल जो लॉस था वो 5% से नीचे था, कम था, इसलिए यहाँ पे कोई एवरेजिंग नहीं हुई। तो एवरेजिंग के लिए हमारा जो मिनिमम सेट -5% का लेवल है वो आता है, प्लस ब्रेकआउट होता है, तो ही हम एवरेजिंग करते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद फिर ट्रैकिंग दोबारा स्टार्ट हो गई प्रॉफिट के लिए। बीच में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था 2.91%, हमारे सेट 3.14% के टारगेट से नीचे था, इसलिए एग्जिट नहीं हुआ। कंटिन्यू किया हमने, और उसके बाद कुछ समय बाद दोबारा ब्रेकडाउन हुआ और 4.21% लेकर हम एग्जिट कर गए, और फिर नेक्स्ट बाय सिग्नल का वेट कर रहे हैं।
तो इसको मैंने आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि अगर लमसम हम पहले दिन 15,000 को इन्वेस्ट कर देते इस ETF में जिस दिन से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, लास्ट डे तक उसका क्या रिजल्ट होता, और इसके हिसाब से करने पर जो हम प्रॉफिट लॉक करते हुए चल रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है, हमने पहले दिन बाय किया और हम उसे होल्ड करते हुए चलते रहते हैं और उसका प्रॉफिट लॉस होता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस मूवमेंट। लेकिन जो हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं उसमें जैसे ही हमें एग्जिट मिलता है हम अपना प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं और एग्जिट कर लेते हैं और दोबारा बाय करते हैं जब दोबारा मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे वो ट्रैक हो रहा है कॉलम AQ और AR में। तो पहला कॉलम क्या है, गेन परसेंट इफ बॉट लमसम ऑन डे 1। तो यहाँ शुरुआत से देखते हैं, जो हमारा डे 1 था 5 मार्च 2024 से हम इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने लमसम इन्वेस्ट कर दिया होता इस स्टॉक में तो पहले दिन तो हमारा 0% होता क्योंकि हम क्लोजिंग प्राइस पे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन से फिर ये ट्रैक करता कि कितना % बढ़ रहा है हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारे उस 15,000 के इन्वेस्टमेंट पे। तो ये पहला वाला कॉलम वो ट्रैक करेगा। नेक्स्ट कॉलम है गेन % लॉक्ड सो फार। तो जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो यहाँ पे ट्रैक होगा। तो देखिए पहला कहाँ पे आया, यहाँ पे जाके हमने एग्जिट किया, 7.82% का प्रॉफिट हुआ, वो हमने लॉक कर लिया है। तो यहाँ पे नोट कर लिया वो हमने, इसके बाद वो नोट करके रखता है कि हमने 7.82% का प्रॉफिट लॉक कर रखा है। ये बढ़ता घटता रहेगा जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिट हमें कब मिला, यहाँ पे 4.46%। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 13.78% बढ़ गया, हमारा जो स्ट्रैटेजी का है वो 12.29% बढ़ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जिट पे जाके देखते हैं तो लॉन्ग टर्म 17.88 पे है, हमारा जो स्ट्रैटेजी का है 16.16% पे है। इसके बाद कोई एग्जिट नहीं आया। तो ये तो 2 साल की टेस्टिंग है। इसी निफ्टी 20 को अगर मैं 10-15 साल के लिए बैक टेस्ट करूं तो देखते क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ पे हम 2016 से 2026 तक 10 साल की बैक टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट डालूंगा, शीट डाउनलोड करेगी गूगल फाइनेंस से सारा डेटा इस निफ्टी 20 के ETF के लिए 2016 से लेके 9 अप्रैल 2026 तक, और उसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स अब यहाँ पॉपुलेट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन, पहले दिन अगर हमने बाय कर लिया होता लमसम 15,000 से इस प्राइस पे और एंड डेट पे ये प्राइस था, तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन हुआ 10 साल में 257.27% और हमें प्रॉफिट मिलता 38,591 अगर लास्ट दिन हम अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचते। और वहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसमें हमारा मैक्स इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट। तो जो भी प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं वो हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पॉकेट से नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, वो तो हमने मार्केट से कमाया है। तो मैंने इस शीट में ये ट्रैक किया है कि हमारे पॉकेट से कितना इन्वेस्ट हुआ और मैक्स कहाँ तक इन्वेस्ट हुआ और एवरेज कितना इन्वेस्ट हुआ 17,223 जो मैंने निकाला है कॉलम AO में। कॉलम AO में मैंने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट फ्रॉम पॉकेट। वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट हुआ है पॉकेट से, उसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे है। जिसको भी गूगल शीट फॉर्मूलाज वगैरह समझ में आते हैं यहाँ पे आप कैलकुलेशन से उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसके रिजल्ट के हिसाब से हमें अपने एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट पे प्रॉफिट जो मिला है वो है 233.34%। XIRR वाइज देखें तो 12.69% इन 10 सालों में। और XIRR में वो भी शामिल है जो रिसेंट इसमें लॉस चल रहा है। तो हमने जो लास्ट परचेज किया था वो अनरियलाइज्ड -8.5% का लॉस चल रहा है। तो ये है इस स्ट्रैटेजी के अमेजिंग रिजल्ट्स। और ये ऐसा क्यों होता है, ये परसेंटेज ज़्यादा क्यों है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में तो हमने पहले दिन खरीद लिया, उसके बाद लास्ट दिन हम जाके देख रहे हैं कि बेचने पर क्या मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम मोमेंटम के साथ इन जाते हैं, जब तक मोमेंटम है हम आउट नहीं जाते, और जब मोमेंटम ख़त्म होता है तो हम आउट जाते हैं अगर प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट में नहीं है और वहाँ से नीचे गिरता है हम दोबारा इन जाते हैं सस्ते प्राइस पर, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पॉकेट से सस्ते प्राइस पर, और फिर उसके वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो प्रॉफिट आया हमारा 38,591 और यहाँ पे जो आया 40,190। तो दोस्तों ये थी बैक टेस्टिंग एक ETF के साथ कि एक ETF में हमने इन्वेस्ट किया होता तो क्या रिजल्ट्स आए होते। लेकिन मैंने इसे बैक टेस्ट किया 2 साल में 40 ETFs को लेके कि अगर हमने 40 ETF को एक शॉप की तरह यूज़ किया होता और उसमें मोमेंटम में जिस ETF में मोमेंटम आ रहा है उसमें एंट्री लो, जिसमें जब एग्जिट आ रहा है इन रूल्स के हिसाब से एग्जिट करो, एवरेजिंग करो, उसके क्या रिजल्ट्स आए होते वो मैंने इस बैक टेस्टिंग शीट में रखा है। वो दिखाता हूँ आपको, वो इस बैक टेस्टिंग शीट में है, ठीक है।
तो उस बैक टेस्टिंग शीट का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो हमारी स्ट्रैटेजी शीट है इसमें बैक टेस्टिंग शीट ऑफ मल्टीपल ETFs व्यू ओनली, ठीक है। उसमें आप खुद से बैक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, मैंने उसे व्यू ओनली रखा है क्योंकि वो बैक टेस्टिंग करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने आपको ये टैब वाली बैक टेस्टिंग दी है वो तो बहुत सिंपल है, उसमें आपने ETF कोड डाला, स्टार्ट डेट, एंड डेट और वो सब टारगेट वगैरह डाला, सीधा सीधा रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन जो मल्टीपल ETFs में बैक टेस्टिंग करनी होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने व्यू ओनली आपको दे दिया है। जो मैंने बैक टेस्टिंग करी वहाँ आप जाके देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स, और उसी के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत पसंद आए और मैं कब से ढूंढ भी रहा था ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जिसमें मैं मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। मैंने कई सारे वीडियोस अलग अलग यूट्यूबर्स के देखे थे, कई लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन किसी ने भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताई जिसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। फाइनल चीज़ कोई नहीं देता, और यही USP है मेरे चैनल की, मेरे वीडियोस की, कि मैं आपको वो फाइनल प्रोडक्ट देता हूँ जहाँ से आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किस ETF में आज बाइंग कर सकते हैं, किस में आज सेलिंग करनी है, किस में आज एवरेजिंग करनी है, किस अमाउंट से एवरेजिंग करनी है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, वो सब आप शीट में रिकॉर्ड करते हुए चल सकते हैं। प्लस आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपने एक साल पहले स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी थी, एक साल में आपके रिजल्ट्स कैसे आए मंथ ऑन मंथ, कितना आपका प्रॉफिट हुआ है अभी तक, कितना आपका नोशनल लॉस चल रहा है करंट, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो यूट्यूब में या फिर कहीं भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गूगल शीट ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपको गूगल शीट के फॉर्मूलाज वगैरह की नॉलेज है। तो इसलिए गूगल शीट मुझे बहुत पसंद है और वही चीज़ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपने लिए यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी, बैक टेस्टिंग दिखा दी, पूरा लॉजिक समझा दिया। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी की शीट खरीदनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगा कि उस शीट को यूज़ कैसे करना है अपने लाइव ट्रेड्स के लिए। उसे पार्ट 2 में मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि जो लोग शीट खरीदेंगे उन्हीं के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी जिन्हें शीट नहीं खरीदनी शायद वो उस वीडियो को देखना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने उसे पार्ट 2 में अलग से रखा है। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं कि शीट को कैसे इस्तेमाल करना है।